आज 5 सितंबर है और आज टीचर्स डे भी है। आज हमारे सेकेंड ईयर BS के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके सामने कुछ हेल्थ के बारे में बताने के लिए आए हैं और 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद OPD शुरू हो जाएगी और आपको डॉक्टर देखेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको पर्सनल हाइजीन यानी अपने जिस्म की साफ सफाई किस तरह से रखना चाहिए और साथ ही साथ जो बुरी आदतें हमारे में होती हैं, हमारे पब्लिक में होती है, जैसे तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, ये सब को कैसे छोड़ना और उसके क्या क्या असरात होते हमारे जिस्म पर, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सैयद रहीम आपको बताएंगे कि पर्सनल हाइजीन किस तरह से करें। हेलो, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी ये होती है, आदतें होती है जिस वजह से हमको बहुत सारी ये होता है, नुकसान होता है। तो ऐसी कुछ आदतें हमें ये जो है करनी है, या तो बंद करनी है। तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमें बहुत नुकसानदेह होती है, तो हमको वो बंद करनी है। ऐसी कुछ आदतें जो हमको जिशान अभी अच्छे से समझाएंगे। आपको ज़्यादा तो नहीं, 6-7 पॉइंट्स है, उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले अपन को जो है तो अच्छी नींद की ज़रूरत है। अच्छी नींद इसलिए ज़रूरी है तो अपने शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर जो इंसान को जो है ना 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और आप अगर दोपहर में सोते हैं तो आप आधे घंटे का स्नैप या फिर आधे घंटे का नैप ले सकते हैं, यानी आधा घंटा आप सो सकते हैं दोपहर में। फिर उसके बाद जो है आपको सोने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए और कम से कम आप इतना ध्यान रखें कि सोने से पहले आपका खाना जो है 3 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको मैं अपने हाथों की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण बताऊँगा। जैसे कि आप जानते हैं कुछ वायरस या बैक्टीरिया रहते हैं जो 20 मिनट से 2 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि ये फ्लोर हो गया, ये टेबल हो गया, इसके ऊपर ये पनपते हैं। तो आप अपने हाथों को साफ रखेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको जो है अपने हाथ कब कब धोने चाहिए? एक तो है खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए, शौचालय से जाके आने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए, फिर आप अपने बच्चों का जो डायपर चेंज करते हैं उसके बाद आपको अपना हाथ धोना चाहिए, फिर बच्चे को खाना खिलाने से पहले आपको अपने हाथ धोना चाहिए, या फिर आप जिस तरह से अब अस्पताल में आए हैं तो आप कोई मरीज़ को भी हाथ लगाएंगे तो उसके बाद आपको हाथ धोना चाहिए। फिर आपको छींक आती है, खांसी आती है तो उसके बाद आपको हाथ धोना चाहिए। ऐसा करने से जो है तो आप जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और दूसरों को भी बीमारी देने से मतलब आप वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा आपने जो हाथों के जो नाखून रहते हैं ना उसको आपको छोटे रखना चाहिए, क्योंकि आप बल्कि हाथ तो धो लोगे लेकिन पर क्या हो जाता है कुछ जो कीटाणु या बैक्टीरिया जो रहते हैं वो आपके नाखूनों के अंदर मौजूद रहते हैं, तो आप अच्छे से साफ नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है आप जब खाना खाओगे ना तो वो आपके पेट में चला जाएगा, तो उस वजह से आपको कई बीमारी हो सकती है। उसके बाद जो है मैं आपको दांत और अपने जो मुँह है उसकी साफ़ सफाई के बारे में बताऊँगा। जो आपको जो है तो अपना जो मुंह की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है अगर आप अपने मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे तो पता है आपको बदबू आती है मुँह से। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको जो है दिन में जो है 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। या आप कुछ खाना खाते हो या कुछ ऐसी मीठी चीज़ खाते हो या कुछ जंक फूड खाते हो तो उसके बाद आपको तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए। और ब्रश जो है आपको रोज़ाना जो है 3 से 4 मिनट करना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा जो चीनी अपन खाते हैं ना तो वो जो बैक्टीरिया अपने मुंह के अंदर मौजूद रहते हैं तो वो उससे मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो अपने दांत के अंदर सड़न पैदा करते हैं, कैविटी होती है। तो वो आपको चीनी खाने के बाद जो है तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए, जिस वजह से आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। फिर मैं उसके बाद आपको जो है तो कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको खाना नहीं चाहिए, जैसे कि इतनी मीठी चीज़ हो गई है, जैसे सोडा हो गया है। जैसे सोडा अपन पीते हैं ना खाने के बाद, तो इसके बाद आपको तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैं आपको
रोज़ाना नहाने की मतलब सलाह दूंगा, क्योंकि अपने जो बदन के ऊपर है ना एक डेड स्किन की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह आप जो है तो नहाने से अपनी शुरुआत करें, क्योंकि जो अपनी जो बदन के ऊपर डेड स्किन रहती है वो नहाने से निकल जाएगी। तो आपको नहाना कैसा है, एक साबुन लेना है अच्छे, और अपने जो हर बदन के हिस्से को अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद जो है उसको जो एक अच्छे जो टॉवेल आती है उससे अपने आंग को पोंछना है। फिर उसके बाद साफ़ कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आप जो कपड़े पहने जो गंदे कपड़े हैं वही पहनेंगे तो फिर नहा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बीमारी जो कीटाणु या बैक्टीरिया वो ख़राब कपड़े पर रहेगी, नहाने के बाद वो आपके जिस्म पर भी लग सकते हैं और आपको बीमारी दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको खाने की कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि आपको जो खाना है वो अच्छा खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। बासी खाना बहुत करके आप खाने से बचें। और जो है जो बाज़ार से आप सब्जियां लेके आते हैं तो उसको लेके आने के बाद उसको अच्छी तरह से धोएं, और खाना हो जाने के बाद जो बचा खाना है उसको अच्छी तरह से ढक के रखा करें। और कुछ बाहर का जो खाना रहता है उसके ऊपर जो मक्खियाँ वगैरह रहती है वो आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे सकती है, तो वो खाने से आप बचें। फिर मैं उसके बाद आपको खांसी और छींक के बारे में बताऊँगा। आप जैसे कि आप इस भीड़-भाड़ एरिया में अभी बैठे हैं, अगर यहाँ से किसको सर्दी या खांसी है तो वो क्या करे, अपने पास जो रुमाल रहता है ना कि अपना खांसी और छींकते टाइम पे उसको अपना इस्तेमाल करें। वो क्या होता है तो बहुत सारे जैसे अपना टीबी हो गया, फ्लू हो गया या निमोनिया हो गया, ये खांसी या छींक के वजह से दूसरों को फैलता है, तो आप इससे बचें। और आप अगर किसी को सर्दी या बुखार है अपने बच्चों को तो वो उसको स्कूल में जाने से रोके, और ऐसे कोई भीड़-भाड़ एरिया में जिसको खांसी या सर्दी है उनसे अलग बैठे। जैसे कि कोई बुजुर्ग हो गए, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या कोई औरत हो गई, उससे आप दूर रहे, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी उस टाइम पर उतनी नहीं रहती है, उस वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे निमोनिया हो गया, फ्लू हो गया, टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो है तो हाँ, आजकल के मुआशरे में जो है थूकने का जो है तो बहुत आम हो गया है। हर कोई मतलब चलता है, कुछ भी पान गुटखा खा लेता है और इधर उधर थूक लेता है। तो ये हमको हर किसी को मतलब ये बोलना है कि थूकने से वो करें, क्योंकि अपना जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है उससे, और थूकने से ही बहुत सारे फ्लू वगैरह फैल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है शौचालय का आप इस्तेमाल करें। शौचालय का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी लाखों करोड़ों जो बीमारियाँ हैं वो शौचालय के खुले में शौच करने से हो रही है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसके लपेट में आ जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनकी इम्यूनिटी, उनकी जो ऑर्गेनिज्म जो हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, इस वजह से उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है। तो आप एक काम करें, आपके घर में टॉयलेट बनाएं, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और टॉयलेट से जाके आने के बाद आप जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। तो इसके बाद अपने वातावरण की साफ़ सफाई, आप जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे कि आप अपने घर का ही पकड़ लीजिए, घर के आसपास जो गंदा पानी रहता है उसके ऊपर जो मच्छर पनपते हैं, आपको आगे चल के डेंगू या फिर चिकनगुनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसी कोई बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल सकती है। जैसे आपके घर के सामने जो नाली वगैरह रहती है आप उसको ढकें, आपके घर का जो कचरा है उसको एक सूखे कचरे में, एक अपने गीले कचरे में ऐसा डिवाइड करके रखें। जो घंटा गाड़ी आती है उसमें कचरा फेंके, किसी के घर के सामने ऐसा कचरा ना फेंके, क्योंकि देखा जाता है कि मोस्टली अपने इंडिया के अंदर जो है आप जो इतना कचरा रहता है वो किसी घर के सामने फेंक देते हैं, किसी रास्ते पर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, अपनी जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे अपन को ही प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में आपको मैं लास्ट में ये बोलूँगा, अपने जो घरों के अंदर है ऐसा है कि जो घरों के अंदर रोशनी आती है, हवा आती है, वो बहुत सारे कीटाणुओं को मारती है। तो वैसे एक तरह से घर बनाए कि जो वेंटिलेटेड हो अच्छे प्रॉपर। उसके बाद जो है इंसान जो है तो ज़्यादा पानी पिए तो बहुत सारी बीमारियाँ अपन अवॉइड कर सकते हैं। और फिर अपने जो रसोई हो गई, शौचालय हो गए, उसको फिनाइल से पोंछे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे, आपको जैसा पहले ही बोला, बहुत सारे कीटाणु जो रहते बैक्टीरिया जीवित रहते, तो आपको उसको साफ़ करना है। फिर उसके बाद जो है अगर आपके घर में किसी को खसरा हो या काला आजार हो या किसी को खांसी हो तो आप उसको एक अलग कमरे में रखिए, और उसके जो कपड़े हैं आप वो अलग से धोइए और अलग से सुखाइए। और क्योंकि आप जो है ना इससे आप दूसरों औरों को जो घर में रहते हैं उनसे मतलब बचा सकते हैं बीमारियों से। शुक्रिया। शाम जो आपको बता रहे थे कि अपनी सफाई, बदन की सफाई, पर्सनल हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ ग़िज़ा जो हम जीवन खाते हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारे जिस्म को ताकत मिले, ना कि बीमारियाँ, है ना। तो उसमें कैसा है, हरी सब्जियाँ हैं और फल फ्रूट है, ये ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। अभी ये देखने में आता है कि लोग चावल ज़्यादा खाते हैं और
एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चावल खाना या जो जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ें मीठी चीज़ें खाना, उससे जो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, बीपी होने के चांसेस हैं, हार्ट की डिजीज़ होने के चांस होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ या ऐसा जीवन करें जो आपके लिए सेहत फराहम करे, आपको बीमारी ना दें, ठीक है। तो इसके बाद में अभी हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में जो एक आम चीज़ देखने में आती है कि 12 से 15 साल के बच्चे भी जो है गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो इसके बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले इलियास। आजचा माझा विषय आहे तंबाखूचे व्यसन। तंबाखू हा आपला सर्वांचा परिचयाचा विषय आहे आणि तंबाखू हा खूप घातक पदार्थ आहे। तर तंबाखूचे व्यसन म्हणजे काय, सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगतो। नशा देणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करून माणसाला भुकी येते, अवयव शिथिल झाल्यासारखे वाटते आणि दडपण निघून जाणे असं वाटते। या द्रवाची नंतर शरीराला सवय पडते आणि माणूस याला वारंवार याचे सेवन करत असतो, यालाच व्यसन असे म्हणतात। आणि आता मी तुम्हाला सांगतो की पूर्ण किती लोक याचं व्यसन करतात। तर असं आढळून आलं आहे की पूर्ण जी जनता आहे त्याच्यामधून 29% लोक तंबाखूचं व्यसन करतात। त्यापैकी 7% लोक हे धूम्रपान करतात आणि 18% लोक हे धूम्रपानाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींचा वापर करतात आणि 4% लोक धूम्रपानसुद्धा करतात आणि इतर गोष्टीसुद्धा वापरतात। आणि यांच्यामुळे आपल्याला तंबाखूमुळे काय काय होऊ शकते हे याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो की याच्यात आपल्याला विविध प्रकारचे घशाचे आजार, पोटाचे आजार, फुफ्फुसाचे आजार हे सगळे होऊ शकतात। आणि याच्यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कॅन्सर तर आपल्या परिचयातच आहे, कारण की आपल्याला माहीत आहे की कॅन्सरचा आपण उपाय पण नाही आहे, म्हणजे खूप कमी उपाय आहे त्याच्यामुळे मृत्यू होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत। तर दरवर्षी जवळपास 80 लाख लोक हे कॅन्सरमुळे मरतात आणि त्यापैकी 13 लाख लोक तंबाखूच्या कॅन्सरमुळे मरतात। ते तर असे आहेत की जे तंबाखूचं सेवनसुद्धा करत नाही, पण ते त्यांच्या सोबतमध्ये राहतात जे स्मोकिंग करतात, कारण की स्मोकिंगचं जे धूर आहे ते वातावरणामध्ये पसरतो आणि ते त्याला श्वासानुसार आत घेतात आणि त्यामुळे त्यांना पण याचा इफेक्ट होतो। आणि हे का असं होतं, कारण की जे ॲडिक्शन व्यसन आहे ते तंबाखूमध्ये निकोटीन नावाचा घटक असते। निकोटीन नावाचा घटक जो आहे तो आपल्या शरीरामध्ये गेल्यावरती आपल्याला त्याच्यामध्ये डोपामिन सिक्रेट होतो आपल्या शरीरात आणि त्या डोपामिन जे आहे आपल्याला असं वाटायला लावते की आपल्याला चांगलं वाटतं आहे, आपल्याला आपण फ्री झालो, रिलॅक्स झालो, आपलं टेन्शन रिलीज झालं असं आपल्याला वाटतं। तर हे जे डोपामिन सिक्रेट करणारा जो घटक आहे निकोटीन हा खूप कमी प्रमाणात आहे, म्हणजे 1% पण कमी आहे। त्यासाठी आपण या 99% घातक गोष्टी आपल्या शरीरात टाकतोय, तर हे चुकीचं आहे। तर आपण कोणाला म्हणलं की हे सोडून दे, ते सोडत नाही। तर का सोडत नाही, कारण की जेव्हा पण तो माणूस सोडायचा प्रयत्न करतो त्याला काही विड्रॉल सिम्पटम येतात, म्हणजे त्याला चिडचिडपणा होतो, भूक लागत नाही, टॉयलेटला गेल्यावरती त्रास होतो, अशा विविध गोष्टी आढळतात। तर आणि परंतु याचा आपण एक इकॉनॉमिक पण विचार केला पाहिजे, कारण की जर आपण बघायला गेलं तर जे लोक तंबाखू खातात त्यांचा 3 ते 25 रुपयापर्यंत दररोजचा याच्यावरती खर्च आहे, हा एवढंच आहे, कोणी जास्त पण करते 100-200 रुपये। तर हे इकॉनॉमिक जे लोक आर्थिकदृष्ट्या शोभा आहे त्याच्यासाठी तर खूप घातक आहे, कारण की त्यांनी हा पैसा दुसऱ्या ठिकाणी लावला पाहिजे। आणि सोशली म्हणजे सामाजिकरित्या आपण जर बघायला गेलो तर याच्यामुळं कोणाचा बहिष्कार पण होऊ शकतो। जसे कोणी विद्यार्थी आहे तो जर काही खात आहे तर चांगले लोक त्याच्यासोबत राहणार नाही, आपला मुलगा जर आहे तो खातो तर त्याची चांगली संगत राहणार नाही, दुसरे लोक त्याला अवॉइड करतील, तो एकटा पडेल, या सर्व गोष्टी घडतात। आणि ह्या गोष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये जास्त आढळतात का, कारण की मार्केटिंग याला कारणीभूत आहे। कारण की मार्केटिंग अशी केली जाते की ॲक्टर लोक हे सगळे याची मार्केटिंग करतायत, कूल दाखवत आहे की भारी आहे असं आहे, त्यामुळं विद्यार्थी आणि जे यंग पोरं आहेत 18-20 वर्षाचे, 20 वर्षाच्या आधीच ती व्यसन माणूस चालू करते, कारण की तेव्हा त्याला समज नसते। कारण की जेव्हा जे लोक 25-20-25च्या वरती निघून जातात त्यांना तेवढी समज येते, नंतर त्या या वाईट गोष्टी सुरू करत नाही। हे जे व्यसन आहे हे 20च्या आधीच लागते।
त्यामुळं आपण आपल्या मुलांवरती विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आता गव्हर्नमेंटनं पण काही सुद्धा याच्यावरती प्लॅन केलेले आहेत. गव्हर्नमेंट काय करते, तंबाखू वगैरे ह्या गोष्टींवरती एक्स्ट्रा टॅक्सेस लावते. कारण जर का ती गोष्ट 1 रुपयाची भेटत आणि त्याच्यावरती जास्त टॅक्स लावणार, ती 4-5 रुपयाची महाग होऊन जाणार, ज्याच्याकडून लोक घेणार नाही, तरी पण लोकांना काही फरक पडत नाही. तरी पण लोक ते घेतच चालतात की याच्यामध्ये ते कॉम्प्रोमाइज करत नाही. आणि याच्या खाण्यावरती पण बंदी आणली आहे की तुम्ही इथं खाऊ शकत नाही. जसं तुम्ही जेवण कुठं पण करू शकता, त्यामुळे तुम्ही करणार, त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही. पण तंबाखू खाण्यावरती इथं तुम्ही खाऊ शकत नाही, पब्लिक प्लेसवरती खाऊ शकत नाही. तरी पण आपल्या इथे ते फॉलो होत नाही. तर आपण हे सगळं फॉलो केलं पाहिजे. आणि जो तंबाखू खातोय आपण त्याच्यासोबत असं नाही केलं पाहिजे तू तंबाखू खातो तू जा, असं नाही. आपण त्याच्यासोबत जा, त्याला बोला तो तंबाखू खातो, हे खाणं चुकीचं आहे, आपण नाही खाल्लं पाहिजे, याची काय काय नुकसान आणि काय तुला काय काय नंतर प्रश्न येऊ शकतात. ते आपण त्याला समजून सांगा, त्यांना योग्य तो सल्ला द्या, डॉक्टरला भेटायला सांगा किंवा आपल्याला जे माहिती ते सांगा. त्याच्यानंतर आता जेव्हा पेशंट डॉक्टरकडे येतो तर नेहमी असं आढळते की ज्या लोकांना म्हणजे सांगितलं डॉक्टरना किंवा तू खाऊ नको तर त्याच्यामुळं काही होऊ शकते तर सोडणार नाही. पण जेव्हा त्याला आपण डायग्नोज करतो की याला कॅन्सर आहे, जसं त्याला माहीत पडले की तुम्हाला कॅन्सर झालं, तो लगेच सोडून देतो. म्हणून त्याला काहीच नाही, लगेच काही सोडून देणार. पण याच्या आधी त्याला सांगितलं की सोड तर सोडणार नाही. कॅन्सर झाल्यावरती ऑटोमॅटिक सोडून जातो. आता त्याला कुठलंच टेन्शन राहत नाही की बाबा मला असं होईल तसं होईल, सोडू शकत नाही काय नाही. आणि मी सध्या पण भाषण करतोय बोलतोय तेव्हा पण इथं लय मोठे लोक आहेत आणि सध्या पण त्यांचे मला घुटका आहे, ते स्माईल करतोय माझ्याकडे बघून. तर भरपूर लोक जे खात आहेत तर त्यांनी या गोष्टीवरती विचार केला पाहिजे की याच्यावरती आपण ट्रीटमेंट करू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे की आपण स्वतःहून सोडू शकतो. याच्यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट हीच आहे, जेव्हा तुम्ही स्वतःहून हे रेडी करणार किंवा मी हे सोडणारच तेव्हाच ही गोष्ट पॉसिबल आहे. बाहेरून कोणी तुम्हाला जास्त किती पण प्रयत्न केला हे गोष्ट अवघड आहे. तर त्यामुळे नाही का तुम्ही सर्वात पहिले सोडण्याचा प्रयत्न करा. डिसाईड करा की या तारखेला मी सोडणार आहे. काही ठिकाणी तुमची बर्थडे असेल किंवा मग बर्थडे येऊ लागला, नवीन वर्ष सुरू होणार आहे, अशी कुठली तरी एक चांगली तिथी घेऊन मी आता सोडण्याचा प्रयत्न करेन. मग ती तुम्ही स्टार्ट करा. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुम्हाला खाणार नाही, मग तुम्ही खाणार नाही, मग तुम्हाला काय होईल नंतर त्याला अजून तुम्हाला ऑर्डर होईल अजून खाल्ली पाहिजे. तर तुम्ही ते स्टार्टिंगमध्ये 2 ते 3 दिवस असा एक फेज राहणार की तुम्हाला जास्त अजून त्याची इगरनेस येणार की मी अरे मला पाहिजे. तुम्ही ते 2-3 दिवस जर का टाळले ना तर नंतर ती जी इच्छा आहे ती अजून कमी होत जाणार. त्यामुळे तुम्ही स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये जर का स्टेबल राहिला ते ऑटोमॅटिक तुम्हाला निघून जाणार. आणि असं नाही की तुम्ही समजा 5 दिवस खाल्ली नाही, तुम्हाला कुठं कोंडून ठेवलं तर तुम्ही मरणार नाही. पण तुम्हाला असं वाटतं की मला काहीतरी होऊन जाईल तर तुम्ही स्वतःहून प्रयत्न करा. त्यासाठी ते चिविंगम म्हणून येते, त्याच्यामध्ये निकोटीन असते, ते तुम्ही खाऊ शकता. ते तुम्ही तोंडात ठेवायचं आणि त्याला एकदम चावायचं नाही, त्याला फक्त थोडंसं हे करायचं पिंच, जेणेकरून ते थोडं रिलीज होणार. एक सोबत त्याला रिलीज करायचं आहे. आणि जर तुम्ही स्वतःहून काही करू शकत नसाल तुम्ही डॉक्टरकडे जा, डॉक्टर तुम्हाला योग्य तो सल्ला देईल आणि अशा प्रकारे तुम्ही तुमची तंबाखूची लत सोडू शकता. थैंक यू इलियास. तो आप लोगों को इलियास ने बताया कि किस तरह तंबाकू की जो लत है उसको छोड़ा जाए. तो जो भी तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते या खाते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आप फ़ौरन उसको खाना पीना बंद करेंगे. आखिरी में अब हमारे मिस्टर नवाब अहमद आपको बताएंगे कि शराब और उसके अलावा जो दूसरे ड्रग्स जो लोग लेते हैं उसके क्या नुकसान है, उसको किस तरह उसकी रोकथाम की जाए. मेरा जो आज का टॉपिक है वो शराब और ड्रग्स. शराब है वो हज़ारों सालों से बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो एडिक्शंस है वो हज़ारों सालों से हो रहे हैं लोगों को. तो आज के जो ज़माने में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम पाई जाती है. जो छोटे बच्चे हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं, जो 18 से 24 साल की जो उम्र के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इसके. तो ऑलमोस्ट 1% ऑफ द वुमेन, मतलब 1% औरतें और 19% लोग जो है 15 साल की उम्र से ज़्यादा. एक 1% औरतें और 19% मर्द
जो है जो 15 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं वो अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल हम एक इंसान को हम कब बोल सकते हैं कि वो अल्कोहल एडिक्ट है? तब बोल सकते हैं जब वो अल्कोहल कंजम्पशन वो बाकी सारी उसकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उससे ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज करता है। मतलब कि वो जो लाइफ के जो भी उसके काम को डिले करता है वो काम कंप्लीट नहीं करता ताकि वो अल्कोहल पी सके। और जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसे बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं। ये कि अगर वो अल्कोहल पीना कम कर दे तो उसे बहुत सारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स। मानसिक प्रॉब्लम से उसको डिप्रेशन होता है, उससे घबराहट होती है, और शारीरिक प्रॉब्लम्स में उसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग होती है, उसको हार्ट रेट बढ़ जाता है उसका, उसे नींद नहीं आती है। तो जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसके हमारी बॉडी पे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे उसका जो लीवर फंक्शन है वो कम हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, उसका जो हार्ट अटैक आने के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में। इसके अलावा जो मेंटल प्रॉब्लम्स है उसमें उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसकी नींद कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे घबराहट होने लगती है। और ट्रीटमेंट में जब कोई अल्कोहल अब्यूज़ करने लगता है उसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि उसे करना चाहिए कि वो इसको छोड़े। उसके लिए उसे हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के ज़माने में जो ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसके ऑलमोस्ट 25% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, जो एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है वो 25% डेथ जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ की वजह से हो। अगला टॉपिक है वो ड्रग अब्यूज़। ड्रग एडिक्शन जो है वो आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हम किसी इंसान को तब बोल सकते, ड्रग एडिक्ट उस वक्त बोल सकते हैं जब वो ड्रग कंजम्पशन पर डिपेंडेंट हो, कि अगर उसे कोई ड्रग नहीं मिले तो किसी भी तरीके से वो ड्रग कहीं से भी लाने के लिए कोशिश करे, जैसे चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो। और उसके बाद ड्रग एडिक्शन जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन, निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन और कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया। ये सब जो है वो ड्रग कॉमन सब्सटेंस है जो अब्यूज़ किए जाते हैं हमारे। उसके बाद जो मैनेजमेंट है ड्रग अब्यूज़ का, उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे अल्कोहल मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि उससे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसको चक्कर वगैरह आ गए, आँख नाक से पानी आने लगा, और नींद नहीं आ रही है, हार्ट रेट बढ़ गया है, पसीना आ रहा है इसकी वजह से। जो उसके बाद 4 जो स्टेप्स है ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब ड्रग जो भी छोड़ना चाहता है उसके लिए सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करना। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे यहाँ पे कौन लोग जो है ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, कौन जो है ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद उनकी हमें काउंसलिंग करना है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमारी हेल्थ पे, सोसाइटी पे बहुत नुकसान होते हैं। उसके बाद उसका जो है सोशल जो उसके ग्रुप्स है जिसकी वजह से वो ड्रग्स लेता है, जहाँ उससे उसका कनेक्शन हमें दूर करना है, और उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन करना है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट भी बनाया है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो है ये एक्ट इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो ये आज आपको जो है हमें अपने जिस्म का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, और जो बुरी आदतें हैं जिसका हमारे जिस्म पर नुकसान असर होता है उसके बारे में बताया है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है वो तंबाकू का है ना। तो तंबाकू, फिर उसके बाद शराब, और आजकल ये चरस गांजा वगैरह भी बहुत आम हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ
फैल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आसपास में या आपके घर में या जो भी कोई ये सब चीज़ों का सेवन करता होगा तो आप उसको रोकेंगे ताकि लोग जो है सेहतमंद रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बैठने